रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। वेलकम राजीव। थैंक्स। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख। Domestic stocks hit fresh record high. Sensex closes above 54,800. Nifty settles above 16,350. Rupee strengthens 19 paise against the US dollar, and Brent crude prices fall amid demand concerns over spread of COVID-19 Delta variant. घरेलू सूचकांक ताजा रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचे। सेंसेक्स 54,800 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी 16,350 के ऊपर पहुंचा। रुपया डॉलर के मुकाबले 19 पैसे की मजबूती में रहा और कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट के फैलने पर मांग कम होने की चिंताओं के बीच ब्रेंट कच्चे तेल के मूल्य गिरावट में रहे। सेंसेक्स और निफ्टी आज ताजा रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर पहुंचे। वैश्विक संकेत नकारात्मक होने के बावजूद दोनों सूचकांक लगभग 0.5% की बढ़त में रहे। सेंसेक्स 54,800 के ऊपर बंद हुआ और निफ्टी 16,350 के स्तर को पार कर गया। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.58% की तेजी से 318 अंक बढ़कर 54,844 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.5% की बढ़त से 82 अंकों की वृद्धि दर्ज करता हुआ 16,364 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां प्रदर्शन सेंसेक्स से भी बेहतर था। मिड कैप सूचकांक 1.07% की वृद्धि में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.97% का उछाल दर्ज हुआ। The Sensex and the Nifty today hit fresh record highs. Both equity indices added around 0.5%, even as the global cues were negative. The Sensex closed above 54,800, while the Nifty rose above 16,350 level. The BSE Sensex gained 318 points or 0.58% to trade at 54,844. The NSE Nifty also surged 82 points or 0.5% to trade at 16,364. In the broader market at BSE, the mid-cap climbed to 1.07% and the small-cap index surged 1.97%, outperforming the Sensex. In the Sensex pack, shares of 21 companies gained while 9 fell. Power Grid was the top gainer as it surged 6.2%, followed by Tech Mahindra, which gained 4.8%. HCL Tech rose 2.8%, Larsen & Toubro climbed 2.3%, and Titan gained 1.9%. On the other hand, Dr. Reddy Lab declined 0.7% and IndusInd Bank fell 0.6%. Axis Bank slipped 0.5%, while Mahindra & Mahindra and Reliance both ended 0.3% down. In sectoral indices, all sectors logged gains except energy, which slipped 0.2%. Utilities gained the most, adding 3.1%, followed by power, which gained 2.6%. Industrial sectors stocks climbed 1.8%, capital goods surged 1.7%, and IT sector stocks appreciated 1.4%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,314 companies gained while 898 fell. Shares of 114 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 19 पैसे मजबूत हुआ और $1 की कीमत 74 रुपये 26 पैसे दर्ज हुई। दिन के कारोबार में 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.04% की बढ़त से 92.96 पर था। राजीव, हम लगातार कई दिनों से निफ्टी सेंसेक्स में एक तेजी का रुख देख रहे हैं। कल हालांकि थोड़ा सा फ्लैट था। दोनों रिकॉर्ड स्तरों पर निरंतर पहुंच रहे हैं। क्या आपको मेन रीजंस दिखाई देते हैं बाजार में इस कहें यूफोरिया के या कहें मजबूती के, और आगे चलकर आपको क्या प्रोस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं बाजार के? देखिए, बहुत सारे कारण है सोनू जी। इसमें एक सबसे बड़ा कारण जो है, जो लगता है वो कंटिन्यूअस लिक्विडिटी का फ्लो है ग्लोबल इक्विटी मार्केट में। अभी करीब
एक अनुमान के हिसाब से $16 ट्रिलियन का जो अमाउंट है वो ऐसे डेट पेपर में लगी है जहां पे यील्ड नेगेटिव है, कि मतलब वहां पे जिन लोगों ने पैसा लगाया उन्हें को रिटर्न नहीं आनी है। तो ऐसे कंडीशन में आप ये सोच लीजिएगा $16 ट्रिलियन ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में है जहां पे पता है कि जीरो रिटर्न है, तो जो लोग भी अपनी थोड़ी सी भी रिटर्न के लिए को ढूंढेंगे तो वो जाएंगे, दे आर परपोज टू गो टू इक्विटी की तरफ जाना ही पड़ेगा। अब उसमें इमर्जिंग मार्केट्स, यूएस मार्केट्स आर डूइंग वेरी वेल, यूरोपियन मार्केट्स आर ऑल्सो डूइंग प्रिटी वेल, नॉट एट इंडेक्स लेवल बट श्योरली एट अ कंपनी लेवल। तो इमर्जिंग मार्केट एक ऐसा एरिया आ जाता है जहां पे उन लोगों को रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऐसा लगता है कि रिस्क तो है लेकिन रिटर्न बेटर हो जाएंगी एज एंड व्हेन ग्लोबल इकोनॉमी इंप्रूव्स, क्योंकि बहुत सारी इमर्जिंग मार्केट्स ऐसी हैं जो हायर कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर जिनको फायदा होता है, बिकॉज वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है कंज्यूम्ड बाय कंट्रीज लाइक चाइना एंड यूएस। तो लिक्विडिटी बिकॉज यूएस फेड इज क्लियरली सेइंग कि वो बहुत जल्दी में नहीं है कि वो अपनी जो मनी प्रिंटिंग है हर महीने $120 बिलियन के जो बॉन्ड बायबैक करते हैं उसको कम करने के लिए, तो जब तक वो चलता रहेगा तब तक ग्लोबल मार्केट्स में उससे कुछ समय पहले तक मेरे अनुमान में एसेट क्लास की डिमांड बढ़ती रहेगी। अब अगर आप देखें तो गोल्ड जब इक्विटीज अच्छा कर रही है, सर्टेनिटी है तो नहीं करता, पीछे एक बार उछाल के बाद अब करेक्शन में है, तो कमोडिटीज में, इक्विटीज में थैंक्स टू ग्लोबल लिक्विडिटी रिस्क ऑन ट्रेड जारी है बाजार में, तो वो चलता रहेगा। अब वो कब खत्म होगा वो शायद यूएस फेड के अलावा कोई नहीं जानता है, बिकॉज वो उनको भी ये सर्टेनिटी नहीं है, बिकॉज अब एक नया दौर वहां पे कोविड इन्फेक्शन बढ़े हैं, कितना लोग बाहर निकलने की हिम्मत करेंगे, कितनी जल्दी इकोनॉमी ओपन होगी, वर्क फ्रॉम होम खत्म होगा और ये सब होगा, वो सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि अभी कुछ टाइम तक तो ये लूज मॉनेटरी पॉलिसी चलती रहेगी सेंट्रल बैंक्स की, जिसके चलते इक्विटी मार्केट्स ग्लोबली अच्छा करेंगी। यूनिसेन में ही करेक्शन आएगा। अगर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होगा कि एक आइलैंड में करेक्शन नहीं आए और एक में आए, तो आई थिंक अभी तो जब तक पार्टी चलती रहेगी, नो पॉइंट इन गेसिंग के ये कब खत्म होगी। वैल्यूएशन वाइज वी आर एक्सपेंसिव। So how much do you think is the unexpected drop in the U.S. consumer price inflation calmed the investors' nerve, despite what you mentioned, Federal Reserve? As far as the inflation is concerned, I think it was very clear that it is a transient, because it is largely because of the fact that it is because of the disruption in the supply chain, logistics. I mean, it's very tough to get a container if you are exporter. It's because European ports, Europe is a major, as far as the global trade is concerned, European ports are the major ones. Now there had been disruptions out there in Europe in terms of ports getting closed. So all those things are had created a lot of issues in terms of supply of raw material. You see, if you look at, let's say steel, I mean, iron ore is produced somewhere else, it is processed somewhere else, billets are made somewhere else. Now all of that chain got disrupted, and that is why we got islands of prices in steel. And similarly in case of some of the specialty chemicals, one of the raw material which goes in making of Fevicol, one of the specialty chemicals, the price of that chemical moved up from $900 to $2,000 in last 1 year. Now, the fact is that the prices didn't move because of the demand, but because of the fact there was a disruption in US, because of storm, because of lack of power, because there were some issues. So the production got cut down there, the supplies were disrupted in India, and the prices of Fevicol had to go up, or all kind of additives. So now the things are restoring. The price have come down from $2,000 to $1,500. Okay. So all these things, these are transient, short-term supply chain disruption which led to sharp rise in inflation. How much of that is going to be inflation? A part of inflation always remain there. It's not that 100% goes back till the time, because there's so much of money in the hand of the people. Look at the cash levels of the banks in US. They're at multi-year high because people have so much of money. Sorry, because they got checks, and even after spending, they have money to save and put it in the bank. The interest rate in some of the American banks on saving bank deposit is 10 basis point, and
the banks which are paying 25 basis point as saving bank interest rates are claiming that they are the banks which are very good and people should come. Some of the internet banks out there are paying 0.25 basis point and that's their selling point. So in this kind of situation, these, it is of course, it proves the point that what US Fed was saying, that this spike in inflation is only a short-term phenomena and it will settle down and don't want to move it in a hurry. That proves the point, and that to some extent cools the nerve, and that is the reason why we saw the rally in US stocks last night. So, जो आप अभी कह रहे थे कि पार्टी कंटिन्यू करेगी, कब तक कह नहीं सकते, एंड वैल्यूएशंस ऑलरेडी एक कंसर्न बन चुके हैं, क्या कहेंगे आप इन्वेस्टर्स के लिए? आपकी क्या एडवाइस होगी? कौन से सेक्टर्स आपको लगता है कि अभी भी उनमें पोटेंशियल है या कंपैरेटिवली ज्यादा पोटेंशियल है प्रॉफिट कमाने का? ऐसे हाई लेवल्स पर आपकी क्या एडवाइस होगी इन्वेस्टर्स के लिए? Considering, Rajiv, today the bull showed a lot of interest in the IT and financial services. They were quite in demand. IT is one sector where there are actually very genuine tailwinds which have emerged because of COVID. Every company which was thinking, okay, in 2-3 years I'll go digital, I'll make my internal system digital. Everybody now wants to make their system move to a digital space, work from home, control from home. I mean, what was the demand of IT, which I think would have come over a period of 5 to 7 years, has now is coming has to be fulfilled in next 2 years. So, right. IT is one sector where the performance of the company is going to be good, because if you look at it, well, a company, let's say, I know of a case of a tire company which decided that it will connect all its dealers. They had a 4-year plan of connecting their dealers and having a digital space where consumer can do this, etc. They have now given a deadline to their IT service provider that we want to do it by end of 2021. And of course, the IT vendor is charging his premium for delivering that thing which he was supposed to deliver over next 2 years in just 9 months. So, and this is just one example which I know. I mean, there must be thousands of companies which are doing it. And not only large companies, even the mid-sized companies are now moving to, the increase in the budget for IT is tremendous. Okay, what do you have to say about the Nifty Metal Index, which has surpassed other sectoral indices to log maximum gains in the last year? Do you think the current trend is a business cycle instead of a super cycle, or the other way around? Rajesh, honestly, I know this super cycle and this cycle, to me, these words I am not able to understand, because what I have realized is that, whenever these prices, the way the steel prices have moved up, of course, you can't deny, as I said, these are islands. There is a disruption. China has decided they want to increase their own consumption. See, China controls 50 to 60% of what literally every metal. Either they are consumer or they are a supplier to some of the key raw material which goes into processing of those, metals. Now, because you never know what China is going to say, next week in terms of policy. I cannot be very sure of what, I should say about metal prices would remain there, or they might even increase further. As far as the stocks is concerned, most of the metal companies had high debt, because that's a business which involves taking a lot of debt. The companies which use this extraordinary super profits for reducing their debt, and they don't go for another round of a sharp expansion in either buying mines or X or Y or Z, those are the stocks which probably will do well. Okay. Rajiv, we'll be taking a short break at this point of time, and when we come back, we'll talk about the retail inflation and also about the exports and take your views on that. We'll be back soon. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे, कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो, तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
मार्केट मंत्रों में आपका फिर स्वागत है। राजीव जी, वैल्यूएशंस के बारे में मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या लगता है आपको वैल्यूएशंस कितना बड़ा कंसर्न है और क्या एडवाइस है आपकी इन्वेस्टर्स के लिए ब्रॉडली? कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे आपको लगता है अभी पोटेंशियल हायर है? जैसे कि अभी बात हुई आईटी की, मुझे लगता है कि आईटी इज अ स्पेस जहां पे वैल्यूएशन अपने पिछले 5 सालों के लेट से एवरेज वैल्यूएशन तो हायर है, बट गिवन द फैक्ट के सेल्स ग्रोथ काफी रहेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो आईटी मुझे एक ऐसा क्षेत्र लगता है जहां पे निवेशक देख सकते हैं। दूसरी वैल्यूएशन एक जगह जहां पे काफी कम है वो है पीएसयू बैंकिंग स्पेस या बैंकिंग स्पेस इटसेल्फ, वो भी अपने पिछले 5 सालों के स्तर से नीचे है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड सर्टेन एनपीएस इश्यूज विच हैव कम अप बिकॉज ऑफ दी डिसरप्शन इन इकोनॉमी। तो वो एक क्षेत्र है जहां पे क्लीन अप हो चुका है, एक चीजें ठीक होने लगी थी बिफोर द कोविड स्ट्रक, तो वो एक 2 क्षेत्र है जहां पे मुझे लगता है, पर बैंकिंग प्रॉब्ली इज अ मोर रिस्कियर बेट, शुड बी ओनली बी कंसिडर्ड बाय पीपल थोड़ा सा जिनको मार्केट में हायर रिस्क की एपेटाइट है जिनकी। बट आईटी मुझे लगता है कि वो क्षेत्र है जहां पे थोड़ा सा रिलेटिवली सेफ इन्वेस्टमेंट रह सकती है अगर इस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है तो। और आपको लगता है कि अभी जो मिड कैप और स्मॉल कैप में हम कुछ समय से एक गिरावट का रूप देख रहे थे, वो सेबी ने अब क्लैरिफाई कर दिया है कि जो उनकी प्राइस बैंड टाइटनिंग है सिर्फ पेनी सेल्स तक ही सीमित रहेगी, तो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में जो एक बिकवाली का दौर आया था वो अभी जस्टिफाइड नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरे को जो लगता है कि देखिए हम लोग जो स्टॉक्स को मिड और स्मॉल कैप में वो कर देते हैं वो रिलेटिव है। आज से 20 साल पहले जितनी मार्केट कैप आज की सबसे बड़ी कंपनी की थी, आज जो उतनी एक मिड कैप कंपनी की है। सो मैं कैप्स की जगह बिजनेसेस, स्टॉक ओन करने का मतलब है कि आप अंडरलाइन बिजनेस ओन करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्मॉल और मिड कैप स्टॉक हैं जिनके जो अगर मैं प्राइस वाइज देखूं तो उनके भाव जहां पे है उससे मेरे ख्याल से 5% नहीं होनी चाहिए। कुछ तो कंपनी लिस्टेड ही नहीं होनी चाहिए बिकॉज वो आईबीसी में है। एसेंशियली उनकी इक्विटी वैल्यू जो इन्वेस्टर का पैसा है वो इरोड हो चुका है। So rather than looking something as a mid or small cap, it depends कि आप उसको as a business देखें उसमें ग्रोथ होगी या नहीं होगी। जैसा कि भी आईटी क्षेत्र की बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जो थोड़ी सी बड़ी 5 कंपनी को छोड़ दे तो उनके बाद आती हैं। दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, देयर बिजनेस हैज गॉन अप, देयर ऑर्डर बुक हैज ग्रोन अप लाइक एनीथिंग इन लास्ट 2 quarters। So rather than looking at mid cap and small cap, आप कंपनी का बिजनेस और मैनेजमेंट, ये 2 चीजें हैं जो रखें। तो आई डोंट थिंक मैं ब्रॉड ब्रश में कह दूं कि जो डिक्लाइन आई थी वो गलत थी या जो आज तेजी आई है वो ठीक है। डिपेंड्स ऑन वो स्टॉक क्या है, वो सेक्टर क्या है, उसके हिसाब से निवेशक देखे रादर देन कैपिटलाइजेशन की तरफ देख के। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी जो 2000 करोड़ की मार्केट कैप है वो सस्ती ही हो एज कम्पेयर टू समथिंग जिसकी मार्केट कैप लेट से 1 लाख करोड़ है। So I would rather not look at make a distinction on basis of market cap, but rather look as a standalone business. Rajiv, today government data has come in on retail inflation based on consumer price index, and it has eased to 5.59% in the month of July as compared to 6.26% in June. A quick comment from you on that? Well, again, Rajesh, it's pretty much on the expected line because disruption not only happened in the global, in the metals and other spaces, even domestically there were some issues of logistics. So I think this is an expected line, and the only problem point I see is the prices of oil. They are still there. Of course, they have moved southward, but they're still higher from the comfort level where we are comfortable, or I think even RBI is comfortable in terms of their contribution to the inflation. So that is one red flag which I have for the domestic inflation. Otherwise, I think broadly this decline is on the expected lines. And quick comment on exports also, which has shown consistent month-on-month growth this year. Can we now bank on an export-led growth to push us into the economic recovery zone? I don't know whether we can say that exports have done actually have done far better than expectation. If you look at the textile numbers, some of these revival have happened in last 2 years. It's phenomenal. I mean, we have done extremely well in that front.
So I think the contribution of exports is going to be extremely good. Manufactured goods is going to be good. Of course, services we are going to move up like anything because of IT. But I don't know whether we can bank on this, but there will surely be a significant improvement on it. आइए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के फैलने से जुड़े डरों के बीच एशियाई बाजारों में आज गिरावट आई। हालांकि अमेरिका में मुद्रास्फीति में गिरावट आने पर उत्पन्न उम्मीदों के बल पर कि फेडरल रिजर्व अपना आर्थिक समर्थन कम करने की जल्दी नहीं करेगा, निवेशकों ने अमरीकी शेयर बाजार में भरोसा जताया, लेकिन एशियाई बाजारों में गिरावट का रुख ही रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 0.5% के नुकसान में रहा और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.4% की गिरावट पर बंद हुआ। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक और जापान का निक्केई दोनों 0.2% के नुकसान में रहे। हालांकि सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 1% की मामूली बढ़त दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां रुख मिला जुला था और सीमित दायरे में कारोबार हो रहा था। लंदन का फुटसी 0.2% के नुकसान पर था। हालांकि फ्रांस के कैक में 0.2% की बढ़त थी और जर्मनी के डैक्स में 0.4% की तेजी थी। The Dow Jones and the S&P 500 rose yesterday after data showed U.S. consumer price inflation slowed in last month. It eased concerns that the Federal Reserve will imminently signal a scaling back of bond purchases. The data showed tentative signs that inflation in the U.S. had peaked amid supply chain disruptions. The Dow Jones Industrial Average climbed 0.6% and the S&P 500 gained 0.3%. On the other hand, the Nasdaq Composite Index fell 0.2%. क्या कहेंगे आप, जो मार्केट यूएस में जो $1 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के बिल पे जो प्रोग्रेस हुआ है, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है वहां पे स्ट्रेंथ के लिए और वर्ल्ड ग्लोबल ग्रोथ के लिए? देखिए, ये एज फार एज द स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव इज कंसर्न, इट्स अ वेरी वेल नोन फैक्ट कि ये होना था। तो कुछ हद तक अगर आप देखेंगे जो कमोडिटी प्राइसेस में आप तेजी देख रहे हैं, वो उस उम्मीद में है कि there will be a certain amount of demand which will come when this package starts to get implemented. Global growth कितनी over a period of time कितनी impact होती है इससे, let's see, but surely some of these sectors जैसे जो EV का push है वो एक ऐसा significant change maker हो सकता है, because अगर some of the money जो जाएगा उसमें वो जाएगा R&D में, which probably will be able to solve some of the current issues जो स्पेस में है। तो इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, बट इन शॉर्ट टर्म आई थिंक अ लॉट ऑफ इट इज प्राइस्ड इन द इक्विटी प्राइसेस व्हिच वी आर अराउंड द ग्लोब। Rajiv, China stocks fell today as weaker than expected lending data triggered liquidity concerns and weighed on the sentiments there. Do you think or do you expect the slowdown and resulting headwind to the economy to continue having its repercussion on the Indian economy or the world economy at large? No, Rajesh, honestly, I have no faith in what data they give. I don't know. and to be very honest, one month they will say something, the other month they will say something. I mean, look at what they have done with their edutech companies, education technology companies. So they can say one thing, they can surely do anything else and then change it accordingly. So to me, I don't think so. See, what I can figure out is that somehow their focus is now to increase the domestic consumption. Now they want to push the consumption in their country so that they are not dependent on what's happening, much dependent on what's happening in the globe. And now, given the fact that they have cornered large number of natural assets across the world, in last 15 years, the maximum amount of, whether it's mine, whether it's all these strategic companies, Chinese have built huge stakes in them. So now they probably for next couple of years, they're going to focus growth internally rather than externally. But I don't think so that's going to have any negative impact on the global economy. But one thing which might happen, because they control some crucial raw material supplies, we might see inflation in certain chemicals, commodities, spiking of volatility in some of the, some parts, metal and commodities, increasing sharply in next 2 to 3 years. Okay, moving on. Parliament has passed the General Insurance Business Nationalisation Amendment Bill 2021 with the Rajya Sabha approving it today amid din. The Lok Sabha has already passed the bill.
The bill seeks to amend the General Insurance Business Nationalization Act 1972. It provides a greater private sector participation in the public sector insurance companies. The bill removes the mandatory provision of 51% shareholding of the central government in General Insurance Corporation of India, National Insurance, New India Assurance, Oriental Insurance and United India Insurance Companies. Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill in the House for consideration and passing. और अब चलें कमोडिटीज की ओर। ऑयल की स्टोरी क्या आपके पास? Oil prices today fell around 0.5% as the International Energy Agency said the spread of the Delta variant of the coronavirus would slow the global oil demand recovery. In intraday trade, Brent crude was trading around $71.20 per barrel. WTI crude prices were at $68.90 per barrel. Rajiv, this is a comfortable zone that we are in at the moment. Rajiv? I have a different point of view, Okay. Rajesh. Sure, please. Because I think anything probably we are comfortable below 60. Okay. That is where probably we might be heading there. No, at a sustained basis. See, नीचे स्पाइक होके सोनू जी नीचे स्पाइक होके एक बार फिर वापस आना, आई डोंट थिंक सो के वो बहुत रहता, बिकॉज वी हैव टू लुक एट द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो हमारी कंपनीज करती हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो आई डोंट थिंक सो वी स्टिल it is very comfortable if it sustains below 60 for a very long period of that. समय समाप्त हो रहा है, सो हमें प्रोग्राम को भी यही समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। थैंक यू राजीव फॉर बीइंग विद और अस। चलते चलते सोने पर एक नजर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का वायदा मूल्य 40 रुपए कम होकर 46,351 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी 300 रुपए की गिरावट से 62,470 रुपए प्रति किलो पर थी। And before we close, the headlines once again. Domestic stocks hit fresh record high. Sensex closes above 54,800. Nifty settles above 16,350. Rupee strengthens 19 paise against the US dollar. And Brent crude prices fall amid demand concerns. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.